हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी न्यू मास अकेडमी। तो देखो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या। आज लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर सीबीएसई 2023 के लिए। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा एक वीडियो में, वन वीडियो वन चैप्टर। और इसके बाद क्या आने वाली है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड वीडियो जिसमें एमसीक्यूज होंगे, अजर्शन रीजन होगी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और तुमने देखा होगा कि पिछली वीडियोस में भी पूरा थॉरोली एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक को, हर एक ऐसे ही इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है। सिलेबस तुम लोग देख ही पा रहे होंगे। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबाइलिटी एंड देयर रिलेशन विद करंट, ओम्स लॉ एंड वीआई ग्राफ या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं इसे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी पढ़ना है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, देखना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है और ना ही कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस है, याद रखना ये बातें। और इसमें क्या है, सेल, बैटरी, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, केवीएल एंड केसीएल एंड डब्ल्यूएसबी, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ कंप्लीटली सिलेबस कवर हो जाएगा कुल मिलाकर के 423 के लिए। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखो कोई मेटल पीस है हमारे पास, उस मेटल पीस में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मेटल पीस में, इतने सारे, कितने सारे, इतने सारे कि जो एक लूडो का गढ़ होता है ना, कितना बड़ा होता है लूडो का गढ़, इतना ज़रा सा। अगर हम उसे मेटल का बना दे तो उसके पास पता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डू यू नो अबाउट इट, व्हाट क्वांटिटी इट कंटेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच इज 10 टू दी पावर, इट इज 10 टू दी पावर 29। समझ रहे हो, एक यूनिट वॉल्यूम में 10 टू दी पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इतने से लूडो के गढ़ में। अब तुम इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा तार है, वायर है, जो बिजली घर से हमारे घरों में आ रहा है, उसके पास कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैन यू इमेजिन इट, हो ही नहीं सकता। तो अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन भागा दौड़ी कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, ऐसे सब मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब होता क्या है, एक बाहर से कोई इंसान आता है, राक्षस आता है, और वो इसे क्या देता है, अपनी बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देता है, इन्हें पुश करता है। और जैसे इन्हें पुश करता है एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से, तो जो इलेक्ट्रॉन दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहे थे वो सब एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और उनके एक डायरेक्शन में चलने की वजह से जो हलचल पैदा होती है, जो इफेक्ट पैदा होता है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आई बात। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसे डिनोट किससे करते हैं, आई से। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, और यूनिट क्या होती है, एम्पियर और कुलाम सेकंड। तो एक कंडक्टर है, देखो हमारे पास, हमने Q1 इलेक्ट्रॉन दिए या Q1 चार्ज दिया, Q2 बाहर निकला क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस भी खा लेगा इसका। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ को भागेंगे, वो एक्सटर्नल सोर्स था कौन, बैटरी थी, है ना। तो सारे जब इस तरफ को भागेंगे तो यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन के इस तरफ को भागने की वजह से करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। हमेशा करंट जो होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज क्या होता है, डेल्टा क्यू, टाइम डेल्टा टी। ये है भाई बेसिकली करंट की डेफिनेशन और करंट का कॉन्सेप्ट। अब करंट जो होती है, स्पेशल केसेस, इस इलेक्ट्रिक करंट के कुछ स्पेशल केस है। जैसा पहला केस, अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो, तो मान लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है इस पूरे कंडक्टर में, तो करंट होगी I इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है हमने। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये सब जानते हो। टी क्या है, टाइम। ऐसे ही सेकंड केस में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा हो, किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, होता ही है ऐसा हाइड्रोजन एटम में, तो अगर वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा हो तो वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, 2πr, जितनी इसकी सर्कमफेरेंस होगी। तो करंट निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी क्या है, टाइम पीरियड, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी होती है, 2πr, क्योंकि सर्कमफेरेंस है, और वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, v जाएगा ऊपर, तो करंट मिलेगी क्यू वी अपॉन 2πr। थर्ड केस में क्या होगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, f,
जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड, एक सेकंड में जितने टर्न्स लेता है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। तो मान लो फ्रीक्वेंसी f है, तब क्या होगा रिलेशन, t इज इक्वल टू 1/f, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे किस में, QF, वही Q/T में, t के जगह 1/f, तब जाएगा ऊपर, और Q इक्वल टू एन होता है हमारे पास। तो ये केस है इलेक्ट्रिक करंट के, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप की होती है, एक तो इंस्टेंटेनियस करंट और एक एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, द करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, और एवरेज करंट क्या होती है, टोटल चार्ज टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज करंट। ठीक, तो बात करते हैं आगे की, कुछ करंट का कॉन्सेप्ट आई होप तुम लोगों की समझ में आया होगा, है ना। अब देखो अगर मैं यहीं पे बात करूं टाइप ऑफ करंट की, टाइप ऑफ करंट, ये तो स्पेशल केस थे, है ना। टाइप ऑफ करंट की अगर बात की जाए यहाँ पे, टाइप्स ऑफ करंट, तो कितने टाइप की करंट होती है भैया, करंट होती है बच्चों दो टाइप की। नंबर फर्स्ट होगा कौन सा, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। और सेकंड होगी हमारे पास एवरेज करंट, एवरेज करंट। ठीक, इंस्टेंटेनियस क्या, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी हो करंट। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, इंस्टेंटेनियस करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट, तो क्या होगा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू, मान लो ये वो कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव किया, तुमने कहा कि सर यहाँ बताओ कितनी करंट थी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कितने टाइम के लिए, बहुत ज़रा से, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना टाइम होगा, बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल टाइम होगा। तो वेरी स्मॉल टाइम कितना हो सकता है, मान लो वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में बताना है, तो मान लो वो dt टाइम है, और चार्ज कितना पार कर रहा है इसे, dq, बहुत स्मॉल चार्ज पार करेगा इसे। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, dq/dt। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस चार्ज पता लगाना हो यहाँ, तो क्या करेंगे, तो यहाँ क्या करें, इसे यहाँ के लेके कि जाओ, dq इक्वल टू I dt लिख सकते हैं, या इंटीग्रेशन करेंगे तो q इक्वल टू 0 to t I इंटू dt। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन ए वायर, वो टोटल चार्ज मिल जाएगा हमें। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एवरेज करंट की। सेकंड टाइप कौन सा है, एवरेज करंट, एवरेज करंट। अगर हम एवरेज करंट की बात करें तो एवरेज करंट क्या होगा, टोटल चार्ज टू दी टोटल टाइम, कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ या पास हुआ किसी कंडक्टर से। तो कंडक्टर में मान लो Q1 चार्ज एंटर किया, Q2 चार्ज बाहर निकला, तो कितना पास हुआ, Q2 माइनस Q1, यही तो पास होगा। तो हम लिख सकते हैं एवरेज करंट के लिए I एवरेज क्या होगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम एवरेज करंट भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो बाकायदे क्लियर है कि हमें इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट निकालने के लिए किसको यूज़ करना है, किस तरीके को यूज़ करना है। ठीक, अब देखो अगर तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, यहाँ तो I और dt से कुछ याद आ रहा, मान लो अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे इस तरह का कोई ग्राफ ड्रॉ करूँ, और यहाँ लिखूँ क्या I और यहाँ लिखूँ क्या t, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उस ग्राफ का एरिया, और इन दोनों ग्राफ का एरिया क्या देगा, चार्ज दे देगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लो कोई ग्राफ इस तरह से गिवन है तुम्हें, और टाइम दे रखा है ना, और हमसे पूछा गया बताओ कंडक्टर में कितना चार्ज है, तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ IT ग्राफ का एरिया निकाल लो, वहीं से तुम्हें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये फॉर्मूला ही दे, वो एक ग्राफ दे सकता है और पूछ सकता है कि बताइए कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी कंडक्टर में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं सिंपली, तो आराम से पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये करंट का कॉन्सेप्ट था जो अच्छे से समझ में आया होगा। आई थिंक न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना, क्योंकि मेरे पास देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल स्लाइड चलती रहे साथ साथ। अगर मैं ऐसे न्यूमेरिकल भी कराने लगूँ एक ही चैप्टर में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ना यार, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, 3 से 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और 3 से 4 घंटे की वीडियो तुम खुद ही नहीं देख पाओगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि एक बार तो मैं एक वीडियो में पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्या कर ले, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो कर ले।
तो थ्योरी जरूरी है ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए, तो इसलिए इसमें थ्योरी पढ़ लो, नेक्स्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल है। चलिए भाई, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आई होप। तो बात अब किसके करेंगे हम यहाँ, फ्लो ऑफ चार्ज इन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमने इसे मिटा के गलती कर दी भाई, इसे तो हम पूरा ऐसे कर लेते हैं, ये तो बना हुआ है ही, है ना। तो क्या है सेकंड टॉपिक का नाम है हमारा क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर। तो सेकंड टॉपिक का नाम क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होता है। तो देखो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल के पीस में, और कितना बड़ा मेटल का पीस होना चाहिए, वो 1 सेंटीमीटर की साइड वाला एक मेटल पीस हो, जिस मतलब एक मेटल का क्यूब हो जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो पता कितनी वेलोसिटी से मूव करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, अगर मैं यहाँ उस गड को इमेजिन करूँ, ये इस तरह का क्यूब है वो, इस क्यूब को इमेजिन करूँ, और यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस क्यूब के अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन खचाखच भरे हुए हैं, तो अगर मैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की बात करूँ कि कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, तो यू कांट इमेजिन दैट दे आर मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना 10⁵ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, इसके अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। 10⁵ मीन्स 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, किसके अंदर, इस क्यूब के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की बात करूं, वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब मजे की बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से करंट फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितनी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन तब भी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये है वो लूडो का गढ़, या ये एक मेटल पीस है, इसके पास 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, और वो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन तब भी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। जबकि हमने पढ़ा क्या है कि मोशन की वजह से करंट इज कॉज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं अगर ये मेटल का हो तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस कंडक्टर का जो नेट चार्ज है ना वो 0 है, और करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, नेट चार्ज की वजह। चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, और नेट चार्ज तो 0 है, और जब नेट चार्ज 0 है तो करंट कोई फ्लो नहीं हो रही। अब नेट चार्ज 0 ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बाहर से बैटरी जोड़ दो इसमें, वो बैटरी से एनर्जी देगी, सारे जो नेट चार्ज 0 हो रहा था ना उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और जब उन्हें एक डायरेक्शन मिल जाएगी तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते यही कह रहा है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, कि यहाँ कितनी वेलोसिटी है 10⁵, तो भी कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। तो ऐसा क्यों, तो वो इस वजह से कि अगर हम यहाँ इमेजिन करें, देखो ये है हमारा लूडो का एक गढ़, इमेजिन करो मेटल पीस है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें वो कितने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻29 पर यूनिट वॉल्यूम, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, कितने 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा, अब इन्हें भगदड़ मची हुई है। अब भगदड़ का मतलब देखो इतने सारे लोग हैं, मतलब IIT JEE का कंपटीशन है, मान लो 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सिलेक्शन कितनों का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसा क्यों, बाकी 9,90,000 लोग कहाँ गए, वो चले गए भागा दौड़ी करने में, बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर मूव करने में उन्होंने अपनी पूरा ईयर स्पॉइल कर दिया, अपनी पूरे ईयर की प्रिपरेशन स्पॉइल कर दी। मतलब जब तक उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा ना, जब तक उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तब तक उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और जब तक उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो गाइड करने वाले का बहुत बड़ा रोल होता है, एक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। तो यही वो बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो है, भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन किसी के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई आगे जा रहा, कोई पीछे जा रहा। तो अगर मैं यहीं पे बात करूँ इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की, मान लो ये कह रहा है एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा,
ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं को जा रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितने इलेक्ट्रॉन Q1, ये कितना Q, ये भी कितना Q, ये भी कितना Q, सारे Q हैं। तो नेट चार्ज की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो नेट चार्ज प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, टोटल चार्ज क्या है, जीरो है ना यार। मतलब जो रिजल्ट है, जो अल्टीमेटली इफेक्ट है, वो तो जीरो है। इनकी भागादौड़ी का कोई फायदा थोड़ी हुआ जब तक ये कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इफेक्ट क्रिएट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। जब डायरेक्शन तो इफेक्ट कैसे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ नेट चार्ज जीरो है। तो करंट की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम जो कि जीरो होगी। इस वजह से किसी भी मेटल पीस में कोई करंट फ्लो नहीं होती। कब तक फ्लो नहीं होगी, जब तक कि उन्हें डायरेक्शन देने वाला कोई होना। करंट को, मेटल पीस को डायरेक्शन देने वाला कौन होगा, कौन होगा, एक्सटर्नल एजेंट। और वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी। अगर मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ कुछ इस तरह से, और ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव की तरफ को भागने लगेंगे। बस यही तो चाहिए था, डायरेक्शन ही तो चाहिए थी, और वो डायरेक्शन दे दी। किसने दे दी, इस बैटरी ने, जिसका पोटेंशियल भी है। और बस यही वो रोल है तुम्हारी लाइफ में भी। ये बैटरी कौन है, तुम्हारी टीचर्स, तुम्हारे गुरु। ये वो बैटरी है जो तुम्हें डायरेक्शन देने का काम करते हैं। और एक बार तुम्हें डायरेक्शन मिल गई तो तुम अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। लेकिन बात वही है, इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो तो करना पड़ेगा, तभी तो पहुंच पाओगे। अब इस बैटरी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और इलेक्ट्रॉनों को पता है कि जाना कहाँ पे है, पॉजिटिव। ऐसे तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु ने जो मंजिल तुम्हें बताई है, तुम्हें वहाँ जाना है, और जाकर के वहाँ क्या मिलेगा, वो तुम्हारी भलाई का ही होगा। जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी भलाई का ही होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये, तो इस वजह से किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, क्या, रैंडम मोशन होता है चार्ज का कंडक्टर में, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो जरा, तो ये है हमारा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मैंने अभी बताई एक बात कि जो कंडक्टर है, तो यह है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी मेटल पीस में जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो रैंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। इन रैंडम मोशन की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जबकि हाउएवर इनकी स्पीड कितनी है, इनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्पीड कितनी होती है वाला, वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻29 पर यूनिट वॉल्यूम। तब भी कोई करंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। वो डायरेक्शन कौन देगा, बैटरी देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से, अपने रास्ते से फिसल जाएंगे। अब एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया मैंने, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लगाया, ए नाम है इसका। ये एक्चुअल में मूव कैसे कर रहा, इसकी मोशन जो है वो इस तरह से रैंडम मोशन, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी ऐसा आया, कभी ऐसा आया, कभी ऐसा आया, यहाँ आया, ये पोजीशन है। तो इस ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उल्टे सीधे रास्ते को, तो टोटल चार्ज तो जीरो बैठ रहा। अब हमने क्या किया, इसे बाहर से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने यहाँ से एक बैटरी लगा दी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, जो कि बैटरी है। लो भाई, ये लगाया हमने बैटरी, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव। इसका पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव ई की तरफ को। अब क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ को भागने लगेंगे। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन में मैं एरो तो बना नहीं सकता ना पॉजिटिव की तरफ को, तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लगेंगे पॉजिटिव की तरफ को। लो भाई, ये जाने लगे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ को। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, पॉजिटिव की तरफ को भागा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसा झटका सा लगा, इन्हें ऐसा लगा कि कौन ही इनकी लाइफ में आ गया। ये अच्छे खासे मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई आया एक्सटर्नल एजेंट, तो इनका कंफर्ट जोन खत्म हो गया। अब इन्हें वहीं जाना पड़ेगा जहां इनका ये एक्सटर्नल एजेंट लेकर के जाएगा।
तो यही वो इलेक्ट्रॉन ऐसा रैंडमली मूव कर रहा, जैसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया तो इलेक्ट्रॉन अपने पास से क्या हो जाएगा, वैसे देखो इलेक्ट्रॉन क्या मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ये रैंडम मोशन है। अब जैसे ही तुमने बैटरी कनेक्ट की तो अपने पास से फिसल जाएगा, अपने पास से फिसल जाएगा, लेकिन रास्ता वही है, मतलब ये मोशन तो ऐसे ही करता रहेगा लेकिन पास से फिसल जाएगा। मान लो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और वहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो क्या होगा पता है, मोशन तो यही है। और ये ऐसा होता है खिसकेगा, हल्के हल्के खिसकता खिसकता आगे क्यों बढ़ेगा, देखो ये ऐसे रैंडम मोशन करता हुआ आगे को बढ़ रहा। तो ये जो रैंडम मोशन है इससे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन ये जो आगे को बढ़ रहा है इसे बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। मान लो बहुत स्पीड में कार जा रही है, अचानक से एक मोड़ आया, तो कार अचानक से जब मुड़ेगी तो वो अपने सड़क से थोड़ी फिसल तो जाती है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में जैसा होता था, अपने रास्ते का हो जाएगी और फिसल जाएगी, अपने रास्ते से फिसलने को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ठीक है, तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसे देखो चल तो ऐसे अच्छे खासे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ये ऐसे खिसक गया, फिर ये ऐसे खिसक गया, फिर ये ऐसे खिसक गया, तो आगे को जाता रहेगा। ठीक, तो यही ये हुआ, इसे झटका सा लगा और ये यहाँ से यहाँ फिसल गया, लेकिन मोशन इसका भी वैसा ही है। यहाँ पहुँच जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग, और इसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अपने पास से फिसला। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है कैलकुलेट करना है, तो पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, इसे डिनोट करते हैं वीडी से, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, सब जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, सब जानते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वीडी इज इक्वल टू 1 mm पर सेकंड, मतलब इतनी जरा सी वेलोसिटी। और तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस जरा सी वेलोसिटी की वजह से ही करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में, ना कि रैंडम मोशन की वजह से। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड किसी काम की नहीं है, और केवल 1 mm पर सेकंड इतनी ज़रा सी जो दिखाई भी ना दे, कितने काम की है कि करंट बना रही है। तो इससे तुम्हें एक लेसन सीखने को मिलता है कि चाहे तुम कितनी मेहनत कर लो, चाहे तुम कितनी ही मेहनत कर लो, अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं है सही, अगर तुम्हारे पास सही डायरेक्शन नहीं है तो सारी मेहनत बेकार है। और चाहे तुम थोड़ी कम मेहनत कर लो, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ मेहनत करो तो श्योरली यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। तो यही वो है, देखो उन्होंने कितनी मेहनत की लेकिन कोई फायदा हुआ, टोटल चार्ज तो 0 है। इसने ज़रा सी मेहनत करी विद डायरेक्शन और क्या फ्लो करवा दी, करंट बना दी, और उस करंट से आज ये सारी चीज़ें चल रही है जितनी भी लाइटिंग है। ये है कमाल करंट का। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है, 1 mm पर सेकंड। ये आई कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम ड्राइव करना है। तो एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन। तो देखो एक्सप्रेशन के लिए ये इस तरह को खिसका, कितने फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe से, है ना। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe इज इक्वल टू क्या होता है, m, और F क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m। लेकिन यहाँ Q क्या है, चार्ज, चार्ज के नाम पे यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स ही तो है मेटल पीस में। तो पुट करेंगे वैल्यू तो A आ जाएगा हमारे पास -E/m। दिस इज द एक्सेलरेशन बाई विच दे गेट ड्रिफ्टेड। इस एक्सेलरेशन से सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाएंगे अपने पास से। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इतनी धीरे खिसकेंगे 1 mm पर सेकंड, और 1 mm रास्ता बहुत जरा सा होता है, तो हम इसे स्ट्रेट लाइन फॉलो कर सकते हैं, स्ट्रेट पाथ कंसीडर कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, अब स्ट्रेट पाथ में कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, देखो ये बात, वो कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ इलेक्ट्रॉन फाइनली किस वेलोसिटी से मूव हुए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो v की जगह तो vd आ जाएगा। u क्या चीज़ है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। अब इस मेटल पीस में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली तो ये कहीं से कहीं मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे, कोई दाएं कोई बाएं, तो टोटल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर लेफ्ट साइड को जा रही है तो निगेटिव, और राइट साइड को जा रही है तो पॉजिटिव लेंगे। तो उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ v, तो v क्या है, vd लिखा जाएगा। जो u क्या है, u एवरेज वेलोसिटी, जो कि क्या ली जाएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3, कितने इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन, u1 इलेक्ट्रॉन के लिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। तो कुल मिलाकर के यहाँ u एवरेज जो आ जाएगा, चूंकि सारी वेलोसिटी कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव है तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही टाइम, टाइम कौन सा टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम। टी क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसे हम टॉ से डिनोट करते हैं। और टॉ जो होगा रिलैक्सेशन टाइम, वो कैसे लिखा जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन।
एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद का टाइम। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे टकराया, उसके बाद जैसे ही दूसरे से टकराएगा तो इससे टक्कर दूसरे टक्कर के बीच का जो टाइम है, इसके बाद की टक्कर और दूसरे से पहले की टक्कर के बीच का जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम है। अब करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, सारे एक दूसरे से टकराएंगे, तो यहाँ रिलैक्सेशन टाइम क्या लिखा जाएगा, एवरेज, जो कि τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 एंड सो ऑन τn तक अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसे क्या कह सकते हैं, थोड़ी देर टॉ कह सकते हैं टोटल एवरेज टाइम को। तो सारी वैल्यूज पुट करें अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट Vd इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टॉप। तो भैया ये आई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी मेटल पीस में फिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, ये है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खैर चलो अब बात क्या करते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसकी वजह से क्या फ्लो होती है, करंट, इसकी वजह से क्या फ्लो होती है, करंट, है ना। तो कुल मिलाकर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया Vd इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E टाउ अपॉन m, जहां m क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पोटेंशियल के टर्म में, तो हम जानते हैं इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के टर्म में अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी हो तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कि कितनी है इसकी, L है, और पोटेंशियल कितना है, V है। तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू E की जगह, तो हमें मिलेगा Vd इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल V टाउ अपॉन ml। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे क्या बनती है, करंट, लेकिन इस फॉर्मूले में करंट नाम की चीज़ तो कहीं आई नहीं, तो सर कैसे कह दिया आपने करंट बनती है, तो इसका मतलब हमने वो रिलेशन अभी बनाया नहीं जिसमें करंट भी आए, तो करंट का रिलेशन और बना लेते हैं। तो लिखेंगे इन टर्म ऑफ करंट, इन टर्म ऑफ करंट, करंट के टर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बनाते हैं। तो करंट क्या होती है, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होता है, Ne अपॉन टी, बड़ा सिंपल है। अब n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा कंडक्टर का, मान लो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू लिख सकते हैं Ne, मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से, तभी तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, अपॉन टी। अब Ne वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थर्ड पैरामीटर अपॉन टी। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया और इसकी लेंथ, वॉल्यूम मिल जाएगा। अब एक बार बताओ, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ही तो मूव करेगा, तो कितनी डिस्टेंस मूव करी, L, और कितने टाइम में T, तो किस वेलोसिटी से कवर करेगा ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अरे यही तो पढ़ रहे हैं हम, जैसे एक्सटर्नल एजेंट लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा। जब तक ये बैटरी नहीं थी रैंडमली मूव कर रहा था वहीं का वहीं। हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ, I इज इक्वल टू NeAVd। लो भैया लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V ना, VE ना, तो ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ करंट। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं जी, दिक्कत वाली बात तो ये नंबर फर्स्ट केस है इसका, ये नंबर सेकंड केस है इसका, है ना, बढ़िया। अब अगली टर्म जो, अच्छा Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, है ना। तो बात अब किसकी करते हैं, मोबाइलिटी। अब ये मोबाइलिटी के टर्म में भी कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि एक टर्म होती है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसे ही मोबिलिटी बोलते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन एक मूव कर रहा, ये ड्रिफ्टिंग है इसकी, ये ड्रिफ्टिंग किसकी वजह से हो रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दूंगा तो रैंडम मोशन करने लगेगा, है ना, वहीं का वहीं ऐसे रैंडम मोशन करने लगेगा। जैसे हमने इसे क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिलेगा, बैटरी से मिलेगा, तो ये क्या होने लगा, ऐसे मूव करने लगा। तो ये किसके इन्फ्लुएंस की वजह से मोशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो बात करते हैं क्या, मोबिलिटी की, मोबिलिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अंडर द influence of external electric field is called mobility। डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड
बाय, किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, इसका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन वेक्टर ई। सो सिंपल। तो अब यहाँ से इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है और इसकी क्या होती है, न्यूटन पर कुलाम। तो मीटर कुलाम पर न्यूटन सेकंड, ये यूनिट हो जाएगी किसकी, मोबाइलिटी की। अब इस मोबाइलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है तुम जानते हो, देखो मोबाइलिटी मतलब मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं। तो देखो मेटल के केस में अगर मेटल पीस की बात करो तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन से जो चार्ज कैरियर्स हैं, जिनकी चार्ज कैरियर्स मतलब जिनकी वजह से करंट फ्लो हो रही है मेटल के बेस में। लेकिन लिक्विड भी तो है, फ्लूइड में, अच्छा लिक्विड में भी तो करंट फ्लो होती है। लिक्विड में करंट फ्लो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव आयंस जो उसके अंदर मौजूद है। ऐसे गैसेस में भी करंट फ्लो होती है। गैसेस में किसकी वजह से फ्लो होती है, आयोनाइज गैस में किसकी वजह से फ्लो होती है, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो वहां हमें मोबाइलिटी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर खाली इलेक्ट्रॉन्स ही होते तो चाहे मोबाइलिटी ना होती, है ना, हम क्या कर देते, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। लेकिन गैस के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में क्या होगा, तो वहां हमें टोटल चार्ज लेना पड़ेगा जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के टोटल ओवरऑल मोशन को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं यार, और क्या कहेंगे, है ना। तो खैर कुल मिला के यही वो बात है। तो यहां अब मोबाइलिटी जब आ गई है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो कोई रिलेशन तो होगा, इसका रिलेशन है म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब रिलेशन डेवलप करो यहीं पे देखो, तो रिलेशन हो जाएगा, यहां से बात करो म्यू इक्वल टू वी डी की क्या वैल्यू है, ये वाली वी डी की वैल्यू यहां से रख दो। अगर मैं या तो ये रख दो और चाहे ये वाली रख दो, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाली वी डी रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, तो आ जाएगी माइनस के ई कैपिटल ई टॉ अपॉन एम इंटू ई, ई से ई कैंसिल, कुल मिला के मोबाइलिटी आ गई माइनस ई टॉ अपॉन एम। लो भैया ये मोबाइलिटी का फॉर्मूला है, हाँ ये मोबाइलिटी का फॉर्मूला है ना, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में और मास के टर्म में। अच्छा इसमें क्या पूछा था, देयर रिलेशन विद करंट, करंट के टर्म में निकालना हो तो वी डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। देखो अगर हम करंट के टर्म में निकाले, ध्यान देना देखो बातों को मेरी, तो यहाँ क्या आएगा, म्यू इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, वी डी अपॉन ई था ना। अच्छा मैग्नीट्यूड लेते हैं वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो वी डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या आएगी, आई अपॉन एन ई ए इंटू ई। लो भाई आ गई करंट के टर्म में, है ना, अरे यहाँ से निकाल लेना वी डी की वैल्यू नीचे रख करके, तो आ गई। तो कुल मिला के ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है मोबाइलिटी वाला। अब जो मेन बात है ना पता क्या, वो ये है कि एक साइंटिस्ट ने देखा कि जब किसी मेटल पीस में करंट फ्लो होती है या किसी कंडक्टर में करंट मूव करती है तो जितनी करंट दी गई उतनी वापस नहीं मिल रही थी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की या किसी भी कंडक्टर की जो करंट को रोकने की कोशिश करती है, और उसी प्रॉपर्टी को या उसी फैक्टर को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस। तो यहाँ बात आती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ की। उस महान व्यक्तित्व का नाम क्या था, ओम्स, है ना, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था करंट को लेकर के, उन्हीं की बात करते हैं। बात करते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बात करते हैं। देखो तो ओम्स आपके हिसाब से क्या था कि ऑन द सेम फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, करंट के। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट घट जाएगी। तो यहीं पे हम बात करें तो ये वो कंडक्टर है छोटा सा, है ना, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, ये लगा दी बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस वी है इसका, और यहाँ से करंट चलेगी आई, तो यहाँ से करंट वापस आई ही निकलेगी। लेकिन एक बात याद बताऊँ मैं तुम्हें, यहाँ पे तो जो चीज़ है ये इलेक्ट्रॉन्स है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल करके वहाँ जाएंगे, है ना, देखो इलेक्ट्रॉन, देखो रियल में बात क्या है, इलेक्ट्रॉन, बैटरी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जाइज करना। ये इलेक्ट्रॉन नहीं बनाती, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है। इलेक्ट्रॉन तो लिमिटेड है ना किसी भी कंडक्टर में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के पास हैं, जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो नेगेटिव की तरफ, वो नेगेटिव से दूर भागेंगे, पॉजिटिव तरफ को सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव में चले गए, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट ने उन्हें एनर्जी दी, वापस वो टर्मिनल से पहुंच गए नेगेटिव में, और वापस फिर कंडक्टर में अपनी सारी एनर्जी दे दी। जैसे मान लो कोई बल्ब लगा हुआ है यहाँ, तो उस बल्ब को सारी एनर्जी दे दी, बल्ब ग्लो किया, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हुए, वापस बैटरी में चले गए। फिर मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस क्या चलता है, यहाँ से तो एनर्जेटिक हो गए। क्या होगा, देखो यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, कंडक्टर के अंदर तो एनर्जेटिकली बढ़ेंगे, अब घूमते हुए दे दे भाई मुझे कुछ दे दे, दे दे भाई दे दे, फिर चार्ज होगा बैटरी में, फिर मूव करते हुए दे दे भाई मुझे कुछ दे दे। इलेक्ट्रॉन ऐसे भीख मांगते हैं, क्यों, क्योंकि सारी एनर्जी डाउन हो गई ना। जब सारी एनर्जी डाउन हो गई तो कौन देगा एनर्जी, बैटरी। तो यहीं पे उन्होंने क्या बताया, जो V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं R इंटू आई।
और ये जो आर है इसे लिख सकते हैं वी अपॉन आई, और यही वो आर है जो क्या करता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है। यही वो आर है जो करंट को रोकने की कोशिश करता है। इस आर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, विच ऑब्स्ट्रैक्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑब्स्ट्रैक्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, रेजिस्टेंस आ ही गया तो उसकी अगर हम बात करें यहाँ रेजिस्टेंस की, तो इसे डिनोट हम आर से करते ही हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसका सिंबल होता है कुछ इस तरह का, रेजिस्टेंस आर, ये बैटरी होती है ना, वी, और करंट निकलेगी आई, और हम लिखते हैं यहाँ वी इक्वल टू डायरेक्टली आई इंटू आर। ये वो रेजिस्टेंस है भैया। ठीक, अगर मैं बात करूँ वी आई कैरेक्टरिस्टिक की, तो हमने मान लो यहाँ पे क्या है, ये वी है, ये आई है। क्या है ये वी है, और ये क्या चीज़ है, आई। ऐसे ये वी है और ये क्या है, आई। तो तुम जानते हो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। मतलब कैसी इक्वेशन को शो कर रहा है, मतलब किसे शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी जाएगी ऐसे, और ये लाइन किसे शो करेगी, रेजिस्टेंस को शो करेगी। क्या है ये, रेजिस्टेंस। और अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ थीटा की, तो स्लोप क्या देगी इस कर्व का स्लोप ही तो रेजिस्टेंस देती है। देखो स्लोप निकालो इसकी। अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ लाइन खींचो एक, ये परपेंडिकुलर किसके बराबर, वी के, तो वी अपॉन आई। और ये वी अपॉन आई एक्चुअल में है क्या, रेजिस्टेंस। तो किसी भी वी आई कर्व की स्लोप क्या देती है, रेजिस्टेंस देगी। बात सिंपल सी है, सीधी सी है, 10th क्लास में आता था, ये सब जानते होंगे, तो इसलिए तुम्हें नॉलेज है इसकी, जहाँ तक मैं मानता हूँ। अब देखो ये ओम्स लॉ कहाँ वैलिड है, कहाँ वैलिड नहीं है। तो देखो दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक तो कौन से, एक्टिव कंपोनेंट, और एक कौन से, पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिनमें ओम्स लॉ ईजिली वैलिड हो जाता है, और पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। इनका दूसरा नाम है ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर्स। ओमिक और नॉन ओमिक रजिस्टर्स या मटेरियल। तो ओमिक मटेरियल कौन से हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, ये मेटल जितने भी होते हैं ओमिक रजिस्टर होते हैं। और नॉन ओमिक क्या होते हैं, जिनमें ओम्स लॉ फेल हो जाए, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, गैसेस, इनमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, यहाँ ओम्स लॉ फेल हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ फेलियर ऑफ ओम्स लॉ की, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के फेलियर की बात अगर हम करें यहाँ, तो देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो ये जा रहा है ना, और ये ऐसे मुड़ गया, और यहाँ से ऐसे मुड़ गया, तो ये तो कर्व आया। ये क्या है, नॉन ओमिक, नॉन ओमिक, और ये क्या है, ओमिक, है ना। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ, तो गैस के लिए कैसे चलता है, ये गैस के लिए कुछ ऐसा आता है, देखो ये नॉन ओमिक होगा, सिंपल सी बात है। और अगर मैं किसकी बात करूँ, सेमीकंडक्टर की, तो वो कुछ इस तरह से चलता है सेमीकंडक्टर के लिए, है ना, ये सीधी जाती है। डायोड के लिए 14 चैप्टर में डिटेल में समझाया गया है, तुम ये याद रखोगे। इन जगहों पर अगर ओम्स लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ ओम्स लॉ मतलब यहाँ पोटेंशियल जो है वो करंट के साथ डायरेक्टली मैच नहीं कर पाता, नहीं बढ़ पाते ना, है ना। तो देखो ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगी। इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि रियल में ऐसा पॉसिबल है या नहीं। ये सब केवल कहने की बातें। तो हमने एक सेटअप बनाया ओम्स लॉ वाला, है ना, उसे देखते हैं सेटअप को क्या है वो। देखो भाई, तो देखिए मेरे पास ये सेटअप है, ये क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो बल्ब के बैठने पर फर्क पड़ेगा, ये सब जानते हैं हम। तो करके देखते हैं क्या ऐसा रियल में होता है या नहीं। चलिए भाई, देखो ये ब्राइटनेस है बल्ब की, देखो है ना, ये है बल्ब जल रहा हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये रोटेट, ये रेगुलेटर है, ये क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। वोल्टेज को रेगुलेट मतलब अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगा तो वोल्टेज घट जाएंगे। अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो वोल्टेज घट जाएंगे। तो देखो यहाँ, देखो ये 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 बंद हुआ, वोल्टेज घटाने पर करंट घटी, करंट घटने की वजह से बंद हुआ। अब देखो करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगी। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6, क्या मेरे चेहरे पे ग्लो नज़र आ रहा है मेरे चेहरे पे ग्लो नज़र। ये ग्लो किसका है, ये खुशी का है, तुम्हें पढ़ाने की। अरे नहीं नहीं, ये ओम्स लॉ का ग्लो है ना। ये देखो दिख रहा होगा, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से ओम्स लॉ हमारा वेरीफाई हो जाता है कि सच में जो बात कही ओम साहब ने ये सही बात थी। बहरहाल
अब ये बात हमें लगता तो इजी क्या है, तो कोई भी बता देगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है रियल में कैसा कोई भी बता देगा। उस टाइम की बात करो जब ये साइंटिस्ट हुए और इन्होंने जब ये डेवलपमेंट किया, जब ये डिस्कवरीज की, तब नहीं पता था किसी को। तब क्या पता चल रहा क्या रजिस्टेंस होता है, कैसे करंट फ्लो करवानी है और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं रजिस्टर को या पोटेंशियल उसको करंट को। खैर चलो बात करें अगर हम आगे की, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या डेवलप होता है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल इस तरह अभी छोड़ते हैं पावर को, अब इस पर आते हैं टॉपिक नंबर 6, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है ना, इसे इलेक्ट्रिकल पावर को भी करेंगे, ये और ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे हम 7 और 8। तो देखो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होती है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। देखो किसी भी कंडक्टर की एक, यह है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है, वो तब से है जब से वो कंडक्टर बना है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टेंस नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं है। रजिस्टेंस तो अपने आप आ जाती है, रजिस्टेंस को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन ये जो है ना इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। जैसे कि आयरन, जो हम माइनिंग के दौरान हमें आयरन मिलता है, उसके अंदर ये पहले से विद्यमान है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, बस ये टेम्परेचर से चेंज होगी, बाकी किसी चीज़ से चेंज नहीं हो सकती। तो वही बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को, से डिनोट करते हैं हम किससे, रो से। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, और ये क्वांटिटी स्केलर है, हम सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल लेंथ। अब अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो मान लो लेट एल इज इक्वल टू 1 मीटर और ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फॉर 1 यूनिट लेंथ ऑफ वायर हैविंग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब है देखो रजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर है जो 1 मीटर लेंथ के वायर में और 1 मीटर स्क्वायर वाले एरिया में पैदा होता है। ये सिंपल इसका डेफिनेशन कर सकते हैं, और ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। खैर अगर हम रो इक्वल टू आर हमने लिख ही दिया है ये, तो यहाँ से बस यही है। अब क्या चीज़ बचा है, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सी से, यूनिट क्या होगी, ओम मीटर का इनवर्स। कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी, मतलब 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। जैसे रजिस्टिविटी रोकती है करंट को, जैसे रजिस्टिविटी बताती है कि कितने करंट को इसे रोकना है, वैसे कंडक्टिविटी जैसे रजिस्टिविटी बताती है कि करंट कितनी, जैसे रजिस्टिविटी बताती है कि किसी भी कंडक्टर में करंट कितनी रुकेगी, वैसे कंडक्टिविटी बताती है कि किसी भी कंडक्टर में करंट कितनी बढ़ेगी, है ना। अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा, मतलब उसके अंदर करंट बढ़िया फ्लो होगी, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर किसी कंडक्टर की रजिस्टिविटी ज़्यादा, मतलब उसमें करंट बढ़िया फ्लो नहीं होगी, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी की बातें आ जाती है। अब देखो जो रजिस्टिविटी है ये हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन केवल एक ही तरीका है जिससे किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी को चेंज किया जा सकता है, और दैट इज़ टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। इसीलिए अगले टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रजिस्टेंस। मतलब क्या होगा अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, क्या होगा किसी का डिक्रीज़ कर देंगे, क्या होगा अगर वो कंडक्टर की जगह सेमी कंडक्टर हो, और क्या होगा अगर वो सेमी कंडक्टर की जगह अलॉय हो। तो इन 3 टाइप का मटेरियल में हम देखते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। चलिए खैर, तो देखो यह है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। हमें ये पता लगाना है कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो देखो रजिस्टिविटी के लिए पहले हमें डिपेंडेंसी देखने के लिए फॉर्मूला चाहिए। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, हम सब जानते हैं रो इज इक्वल टू आर एल, वो आर ए अपॉन एल। क्या ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, ये तो 10th क्लास का फॉर्मूला है यार, जो अभी पीछे मैंने पढ़ाया भी है। लेकिन यहाँ इसके रियल, क्योंकि 12th क्लास है, यहाँ थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हम इसके रियल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि रजिस्टिविटी रियल में कहाँ से आई है। तो वहाँ हमें सहारा लेना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो बात करते हैं एक्सप्रेशन की इसके, है ना, रजिस्टिविटी का पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करते हैं। तो हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी जो होती है वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू वी ना, क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी ना। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल की टर्म में माइनस ई कैप ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल इंटू ई एन ए। लो भाई माइनस को हटा दो, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पे, इसके अंदर क्वांटिटी ना करंट तो है ना, तो इसलिए तो देखो क्या आएगा, ई स्क्वायर वी
टॉ एन ए अपॉन एम इंटू एल। इस आई को वहाँ वी को है, देखो उसको सब चीज़ें यहाँ ले जाओ, वो यहाँ वी को वहाँ छोड़ दो, आई को उसके नीचे ले जाओ, तो क्या आ जाएगा वी अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। अच्छा वी अपॉन है तुम जानते हो क्या होता है, दिस इज रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। तो यहाँ से कुछ समझ में आया क्या, कि ये जो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में होता है, हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोकता है वो रेजिस्टेंस है। ये क्यों रोक रहा, क्या चीज़ है रेजिस्टेंस एक्चुअल में, ये केवल पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई ए टो। रेजिस्टेंस जो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन भागता है ना भीड़ में से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की भीड़ की वजह से, किसी कंडक्टर में 10⁻29 इलेक्ट्रॉन है एक यूनिट वॉल्यूम में, अब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आया तो कैसे जाने देंगे, तो इलेक्ट्रॉन उनसे टकराएगा तो अपनी एनर्जी वहाँ लूज कर देगा, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वो वहीं रुक जाएगा, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड किन पर करता है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखो अगर मैं यहाँ से R इज इक्वल टू क्या लिखे, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए को लिखूँ, तो ये जो है ये कॉन्स्टेंट है, ये इंटरनल कॉन्स्टेंट होते हैं, इंटरनल कॉन्स्टेंट। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे जाते हैं, क्योंकि इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते अपने हाथों से, इन दोनों को अपने हाथों से चेंज कर सकते हैं। एल क्या है, लेंथ, किसी कंडक्टर की लंबाई खींच करके बढ़ा दो तो चेंज हो गई लेंथ, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। एरिया, किसी कंडक्टर को पीट पीट के दबा दो तो एरिया चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते हो अपने हाथों से, क्या तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हो अपने हाथों से, क्या तुम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चेंज कर सकते हो अपने हाथों से, क्या तुम रिलैक्सेशन टाइम चेंज कर सकते हो अपने हाथों से, नहीं। दीज आर कॉल्ड इंटरनल कांस्टेंट या इंटरनल प्रॉपर्टीज। और ये इंटरनल प्रॉपर्टीज मिलकर के क्या बनाती है किसी भी कंडक्टर में, रेजिस्टिविटी। तो इसे कहते हैं हम क्या, रेजिस्टिविटी, इसी का नाम है रेजिस्टिविटी। जो हमने पढ़ा था, कहाँ से आई है, कहाँ से आई, यहाँ से आई है रेजिस्टिविटी। इट कैन बी रिटन एज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ये है भाई मेन रेजिस्टिविटी, जहाँ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। चलिए भाई, तो ये रेजिस्टिविटी। अब क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस तो हम चेंज कर सकते हैं अपने हाथों से भी। एक बार 1 मीटर का हो तो 100 मीटर का ले लो, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा अपने आप ही। एक वायर का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, तुमने उसे घटा करके 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, तब भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन तुम ये चीज़ें चेंज थोड़ी कर दोगे, ये कैसे चेंज होगी, ये चेंज होगी टेम्परेचर से। इसलिए हम पढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहीं पे बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। तो कितने टाइप का मटेरियल है, 3 टाइप के। नंबर फर्स्ट की बात करें अगर हम, तो पहला क्या है, कंडक्टर है। सेकंड क्या है, सेमीकंडक्टर है। और थर्ड क्या चीज़ है, अलॉय है अलॉय है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ कंडक्टर की, देखो यहाँ पे, यहीं पे समझने की कोशिश करना भाई, है ना। किसकी बात करें, कंडक्टर की। कंडक्टर क्या है, रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। अब एक बात बताओ, जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चेंज होगा, नहीं होगा। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे। कंडक्टर में तो लिमिटेड इलेक्ट्रॉन है 10⁻29, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा। ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, क्या ये चेंज होगा, हाँ ये चेंज होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताओ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है बिना टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए, ये 1 सेकंड में टक्कर हो रही है इनकी, या 1 माइक्रो सेकंड में टक्कर हो रही है। अब तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, और इलेक्ट्रॉनों के एक्साइटेड होते ही इन्हें एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिल गई तो तेजी से टकराने लगेंगे। और जब पहले एक टक्कर 1 माइक्रो सेकंड में हो रही थी, अब एक टक्कर 1 नैनो सेकंड में होगी, मतलब टाइम कम हो जाएगा। और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो हम जानते हैं टॉ घटाने पर रो बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। लो भैया, तो इसका मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, यहाँ पे ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, और ये ऐसे बढ़ जाएगी। बात भी सही है कायदे की। एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे कॉपर आया, आयरन आया, निकल आया, कोबाल्ट आया, ये सारे के सारे क्या है, कंडक्टर्स हैं, है ना, इनके केस में ट्रू है। चलिए बात करते हैं किसके, सेमी कंडक्टर्स की। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन,
ये होते हैं। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं लेकिन वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। अब तुमने क्या काम किया, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो वही है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप। तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया सेमीकंडक्टर का। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, नहीं। क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, नहीं। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, जब उन्हें हीट मिलेगी तो कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तभी तो रिलेक्शन टाइम का कोई सिग्निफिकेंस आएगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टकरा ही नहीं रहे तो सिग्निफिकेंस रिलेक्शन टाइम का है ही क्या। तो यहाँ रिलेक्शन टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो आएंगे तभी तो आपस में टकराएंगे। वहां क्या था, वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, टकरा रहे थे, तब टेम्परेचर बढ़ाया, तब उनकी टक्कर की टाइमिंग पे कुछ फर्क पड़ा। यहाँ तो टक्कर की टाइमिंग बाद में आएगी, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लो भाई, सेमीकंडक्टर के केस में रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो ये क्या है, टाइम, टेम्परेचर, ये रजिस्टिविटी, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो यहाँ पे रजिस्टिविटी हाई है, टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी घट जाएगी। बात किसकी करते हैं, लास्ट है हमारे पास मटेरियल जिसका नाम क्या होता है, अलॉय। अलॉय क्या होता है, अलॉय जैसे कि मैग्नीन, नाइक्रोम होती है, टंगस्टन होते हैं, ये सारे के सारे अलॉय हैं। अलॉय का टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलॉय तो ऐसी है, ना तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत सारी मेटल्स का मिक्सचर होती है अलॉय, तो ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला, ना ही रिलेक्शन एंड टाइम पे कोई फर्क पड़ने वाला। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि नियरली कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर पे रजिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, रजिस्टिविटी क्या रहेगी इसके लिए, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट रहेगी तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये टेम्परेचर, ये रजिस्टिविटी, ये है ना, नियरली कांस्टेंट है, थोड़ा बहुत तो वो आता ही है डेविएशन। तो कुल मिलाकर के ये हमारे सारी कथा थी किसकी, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की। तो बात किसकी करते हैं हम, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर क्या होती है। तो खैर चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, जब किसी रेजिस्टेंस में करंट पास होती है तो वो हीट में कन्वर्ट होने लगता है। हम जानते हैं, हमने बल्ब देखे हैं, जो 100 वाट का बल्ब होता है, जब उसके अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट होने लगता है। और वो हीट किसकी फॉर्म में निकलती है, एनर्जी की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। तो वो एनर्जी कितनी है, वो हीट कितनी है, हीट एनर्जी तो है, और वो किसकी फॉर्म में निकल रही है, रेडिएशन की फॉर्म में। लाइट की रेट होती है ना, और लाइट प्रोड्यूस होती है तो वो एनर्जी कहलाएगी। तो वो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। कितनी करंट फ्लो हुई, उसमें कितना रजिस्टेंस था, और कितने टाइम तक फ्लो होती रही। जितने ज़्यादा टाइम तक फ्लो करवाओगे उतने ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। तो यही है हीट। अब देखो उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम, हीट, इलेक्ट्रिकल हीट निकलती है कैसे। तो देखो ये है ना, अभी बल्ब जलाया मैंने, देखो उसके पास हाथ रखूंगा तो मुझे कितनी गर्माहट महसूस हो रही है, मतलब मेरे हाथ में इतनी गर्मी महसूस हो रही है, तुम खुद करके देख सकते हो। बल्ब के आसपास इतनी ही निकल। अब देखो ये करंट इस वायर से आ रही है, इस वायर से जो करंट आ रही है इसके अंदर, तो एलिमेंट लगा हुआ है, और वो किसका एलिमेंट है, टंगस्टन का। तो ये टंगस्टन का रजिस्टेंस इतना हाई होता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक अलॉय है। तो उसकी वजह से क्या हो पाता है, उसकी वजह से होता यह है कि सारे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यहीं लूज कर देते हैं। वो एनर्जी कहाँ आती है, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हीट तो ये आ रही, और रेडिएशन की फॉर्म में लाइट निकल रही है यहाँ। तो ये कितनी एनर्जी है, देखो जितने टाइम तक मैं जला के रखूंगा उतने ज़्यादा फोटॉन्स निकलने लगेंगे इससे, मतलब उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। तो टाइम पे डिपेंड करती है। करंट जाएगी तो करंट से ही तो एनर्जी बन रही है, तो करंट पे डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी वहाँ लूज कर रहे हैं, टकरा के दम तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो करंट, वो लाइट बन करके बाहर आ रही है। तो ये सारा का सारा सिस्टम किसका है, हीट का है। तो खैर हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये हीट है इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब यहीं पे अगर मुझे किसकी टर्म में निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस और आर की, तो इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। और किसके टर्म में निकालना हो, वी और आई की, तो ई इक्वल टू वी आई इंटू टी। वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट है, और टी तो टाइम है। अब देखो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एक तो जूल होती है, सब जानते हैं क्योंकि हीट की फॉर्म है। दूसरा है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर क्या होता है, किलो वाट आवर होता है कि तुम किसी अप्लायंसेस, किसी 1 किलो वाट के अप्लायंसेस को जब 1 घंटे तक चलाते हो तो वहाँ 1 किलो वाट आवर एनर्जी खर्च होती है। किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर वो 1 किलो वाट का है और 1 घंटे तक चलाते हो, और वही क्या कहलाती है हमारी 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी निकल जाती है। 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁵ जूल। और तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग बात, 1 किलो वाट आवर ही तो 1 यूनिट होती है। जो हमारे घरों में बिजली का बिल बन के आता है ना, कि 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट बिजली खर्च हो रही, तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है, जब तुम किसी 1 किलो वाट के अप्लायंस को 1 घंटे तक लगातार चलाते हो तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है।
ये है भाई, बताओ। तो वो ये देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, डिनोट करते हैं पी से, यूनिट है वाट और क्वांटिटी कैसे, स्केलर। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो P इक्वल टू वी स्क्वायर आर। तुमने एक पोएम सुनी है बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से कितना अच्छा सा, तो यहाँ से तुम पावर का आराम से फॉर्मूला याद कर सकते हो। दूसरी टर्म में निकालना हो तो P इक्वल टू वी इंटू आई, थर्ड टर्म में निकालना है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मेन कॉन्सेप्ट इसका पता क्या है, क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में तुम देख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खैर ये इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी। अब मैं बात करूँ कि एनर्जी तो चलो, तो सर आपने बता दिया एनर्जी आ रही है हीट से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकरा टकरा के यहाँ दम तोड़ रहे हैं, वहाँ से हीट निकल रही है। ये पावर कहाँ से आती है, देखो ये पावर पता कहाँ से आती है, बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, बैटरी जिससे बनी हुई है, जिस बैटरी से करंट आ रही है उस बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट है ना, अरे सॉल्यूशन है ना बैटरी के अंदर, वो वहाँ से पावर मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को। जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहेंगे वो उतना उसे चार्ज करती रहेगी, वही तो पावर देते हैं। ठीक, चलिए खैर, तो आगे की टर्म की बात करते हैं हम कि कुछ नई टर्म्स होती है, सेल, बैटरी, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो ये, तो देखो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सेल, बैटरी, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज की। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनसे रिलेटेड किरचॉफ लॉ में यूज होगी ये टर्म सारी। तो क्या होता है सेल, देखो सेल क्या होता है, विच प्रोवाइड एनर्जी टू दी इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा हमारे पास सेल। ये सेल क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जिंक विंक है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर देगा, और एनर्जाइज करने की वजह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले, वो निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, निगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेंगे, फिर वहाँ दे देंगे, करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो सेल क्या चीज़ है, विच प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, विच प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स। सिंबल क्या होता है, इस तरह का सिंबल बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सेल है। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल को जोड़ के क्या बनती है, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे ये क्या आ जाएगा, बैटरी। ईएमएफ क्या होता है, देखो जो इस सेल पे वोल्टेज लिखे हैं वो इसका ईएमएफ है। मतलब जब तक हम इस सेल से कोई करंट नहीं निकाल रहे तब जो उसका पोटेंशियल है वही क्या कहलाएगा, ईएमएफ। देखो कितने वॉट का है ये, अगर मैं यहाँ वॉट की बात करूँ तो कितने वॉट का सेल है, 1.5 वॉट का सेल है। ये देखो यहाँ लिखा 1.5 वॉट। 1.5 वॉट के सेल का होने का मतलब है कि इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, वॉट कह रहा मैं, वोल्ट है। 1.5 वोल्ट का सेल है ये, इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या 1.5 वोल्ट ये दे पाएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को जो हम इस पर लगाएंगे। मालूम मैंने एक बल्ब लगाया तो क्या 1.5 वोल्ट कंज्यूम करने वाले पोटेंशियल डिफरेंस वाले बल्ब को जला देगा ये, मतलब ही नहीं है। क्योंकि इस सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, पहले वो करंट को खाएगा। तो अगर 1.5 वोल्ट है ना तो इसके टर्मिनल पे हमें ज़्यादा 1 वोल्ट ही मिलेगा, या 1.2 वोल्ट मिल सकता है। टर्मिनल ये होते हैं। तो टर्मिनल पे मिलने वाले वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। सेल से बिना करंट ड्रॉ किए जाने वाले वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। और सेल का अपना जो रेजिस्टेंस होता है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये है वो सारी कहानी इस सेल के बारे में। तो क्या होगा, द वोल्टेज ऑफ सेल विदाउट ड्रॉइंग करंट, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, द वोल्टेज which are obtained on terminals of cell। तो ये है भाई हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ये सेल है या बैटरी कह दो इसे। इस बैटरी का ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, आर है। ये पूरी यूनिट सेल कहलाती है। यहाँ से करंट निकली आई तो ये टर्मिनल्स हैं इसके, और टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मिलेगा, वी वोल्टेज मिला टर्मिनल पे। तो तुम्हें क्या लगता है, टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा है या ईएमएफ। देखो यहाँ पे क्या है, ईएमएफ ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि जब ईएमएफ से बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा उन्हें खा लेगा।
तो थोड़े कम वोल्टेज ही तो बाहर निकलेंगे। तो वही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ क्या EMF आर ग्रेटर देन पोटेंशियल, तो कितने बड़े होंगे? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ तो E जो होता है ना वो होता है V प्लस इंटरनल रजिस्टेंस इंटू करंट, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी E माइनस आई आर। तो ये है भैया रिलेशन टर्मिनल वोल्टेज और EMF में। तो यहाँ से EMF और टर्मिनल वोल्टेज में रिलेशन लग सकते हैं। अच्छा, हमेशा बड़ा नहीं होगा ये टर्मिनल वोल्टेज से EMF। अगर बैटरी सोर्स की तरह बिहेव कर रही है तब तो EMF ज़्यादा है, टर्मिनल कम है। लेकिन अगर बैटरी किसकी तरह बिहेव कर रही है? सिंक की तरह, मतलब अगर बैटरी को चार्ज किया जा रहा है तो क्या होगा? उस केस में ना टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएंगे, EMF कम हो जाएगा, तभी तो वो चार्ज होगी। खैर ये रिलेशन होता है इसमें। अब देखो जो सेल है ना, इन्हें क्या किया जाता है? कंबाइन किया जाता है दो टाइप के कॉम्बिनेशन में, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल को दो टाइप से कंबाइन किया जाता है, पैरेलल और सीरीज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो ये पता लगाना होता है हमें। ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में भी जैसे रेजिस्टेंस होता था ना, ऐसे सेल का कॉम्बिनेशन है। तो भाई इक्विवेलेंट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें इक्विवेलेंट EMF कैसे पता करेंगे उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो खैर चलिए यहाँ हम इसका डेरिवेशन ड्राइव करते हैं इक्विवेलेंट EMF के लिए। देखो ये सेल है एक, इस सेल के टर्मिनल वोल्टेज कितने होंगे? V। तो अगर मैं बात करूँ लिखेंगे सेल 1 के लिए टर्मिनल वोल्टेज V1 इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, है ना, E माइनस आर वाले कॉन्सेप्ट से। और अगर सेल 2 की अच्छा यहाँ से हम करंट निकाले अगर, तो I1 कितनी हो जाएगी? इसे यहाँ लेके जाओ, इसे वहाँ लेके जाओ, तो E1 माइनस V1 अपॉन R1, यहाँ से करंट आ जाएगी। अगर हम सेल 2 की बात करें, सेल 2 के लिए भी करंट क्या हो जाएगी? I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V2 अपॉन R2। ये है हमारे पास करंट, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए अब एक बात बताओ, ये जो करंट है टोटल आई है, इसमें जाएगी कितनी? I1, इसमें कितनी जाएगी? कितनी? I2, इसमें I2 जाएगी और इसमें कितनी जाएगी? I1। अगर हम यहाँ किसकी बात करें? टोटल करंट की, तो टोटल करंट क्या हो जाएगी? टोटल करंट की अगर हम बात करें तो टोटल करंट क्या होगी? देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बात सही है। ऊपर से I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब I1 I2 यहाँ पुट करेंगे तो I क्या हो जाएगा? E1 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V2 अपॉन R2 है ना। तो क्या करें, क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, अरे वोल्टेज तो सेम होता है ना पैरेलल में, करंट अलग अलग होती है। तो V1 इक्वल टू V2 V लिख दो इसे, तो क्या आ जाएगा? देखो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अलग अलग तोड़ेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो हमने क्या किया? I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस V कॉमन लेके क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक बार बताइए, यहाँ पे ये आ जाएगा I इज इक्वल टू क्या है? ये E1 है ना अपॉन R1 है ये, प्लस E2 अपॉन R2 है ये, माइनस V ब्रैकेट में क्या है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। अब देखो जो रिलेशन है, बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? इसे यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये देखो क्या करो, अच्छा हम देखो क्या करें? कंपेयर लिखे, कंपेयर किससे कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन क्या होती है? ई V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V तो आई E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट लिख दो यहाँ से। तो अगर हम कंपेयर करें इसकी तो E इक्विवेलेंट देखो ये बराबर है और R इक्विवेलेंट ये रहा। नहीं, एक काम करो, अच्छा देखो V को अकेला छोड़ो, यहाँ से V को यहाँ से क्या करो? अकेला छोड़ दो, इस बात को लिखते हैं। देखो तो ये क्या जाएगा? इसके नीचे डिवाइड कर दो, मतलब तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और माइनस V। ये बचेगा भाई हमारे पास, है ना। इस V को यहाँ ले आओ, इसे वहाँ ले जाओ, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसे वहाँ ले जाओ तो माइनस I ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
R2। लो भैया ये है हमारे पास, तो इसकी कंपेयर करो V इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो V से V कैंसिल, तो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ ई इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो भैया ये है रिलेशन हमारा, ये है डेरिवेशन। और आ सकता है ऐसा नहीं, क्योंकि सैम्पल पेपर देखा है सीबीएसई का 2023 का, उसमें आया है ये, है ना, प्रूफ करने के लिए इस सबको के इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बताओ, तो ऐसे होगा भैया, ध्यान रखना। ऐसे ही हम बात करते हैं किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो देखो बात करते हैं किसके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिंपल सा फिनोमिना लगेगा कि टोटल करंट तो आई सेम ही रहेगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। चेंज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, ये V1 है इसके मान लो, और इसके कितने हुए V2 हुए। तो सेम चीज़ को छोड़ दो, डिफरेंट को पकड़ रहे, मैं कहता आ रहा हूँ शुरू से। तो V इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2। हम जानते हैं क्या कि V1 इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस आई R1 क्योंकि करंट सेम है, और V2 इक्वल टू E2 माइनस आई R2। वैल्यूज पुट कर दो ऊपर, तो V क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 माइनस आई R1 ब्रैकेट बंद प्लस क्या आ जाएगा E2 माइनस आई R2। तो कुल मिलाकर के क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 माइनस आई को मान लो अंदर बचेगा R1 प्लस R2। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, यहाँ V तो अकेला छोड़ना था, अकेला छोड़ दिया, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा कितना, E1 प्लस E2, है ना, और R इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा हमें भला, डायरेक्टली R1 प्लस R2। लो भैया ये आ गया सिंपल सा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो इजी है समझना, बस मेन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज है ना, तो मेन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज तो आसानी था। खैर चलिए, खैर ये तो सेल की बात है और सेल के कॉम्बिनेशन की बात थी। बात किसकी करते हैं हम यहाँ, किरचॉफ लॉ, द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट क्यों कहा मैंने, मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट इसलिए कहा, एक न्यूमेरिकल हर साल आना ही आना है, केवीएल और केसीएल पे बेस्ड। तो क्या है केवीएल और क्या है केसीएल, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज सिलेबस से निकल चुका, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बात करते हैं हम किसकी, केवीएल एंड केसीएल की। केवीएल एंड केसीएल, केवीएल केसीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। किरचॉफ साहब जो थे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्होंने देखा कि यार कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जिनमें करंट और वोल्टेज निकालना आसान नहीं होता, तो उन्हें आसान बनाया जाए। और आसान कैसे बनाया उन्होंने, अपने रूल दे करके। और दो रूल दिए उन्होंने किससे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से रिलेटेड, जिसका फर्स्ट रूल का नाम है जंक्शन लॉ और सेकंड रूल का नाम है लूप लॉ। तो वही बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास कोई जंक्शन है और यहाँ से कुछ वायर कनेक्टेड है इस तरह से, एक ही किस पे, जंक्शन पे कुछ वायर कनेक्टेड है, उनमें करंट निकल जा रही है। मान लो I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो उन्होंने कहा द टोटल सम ऑफ इनकमिंग एल्जेब्रिक करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल आउटगोइंग करंट, है ना। किसी भी नोड पे आने वाली टोटल इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, I1, बस I1, और जाने वाली कौन कौन सी है, I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, जितनी भी है। तो लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इनकमिंग इक्वल टू समेशन ऑफ I आउटगोइंग। और तुम्हें पता है जितनी करंट आई उतनी ही चली गई, इसका मतलब क्या कांस्टेंट रहा यहाँ, चार्ज। और अगर यहाँ चार्ज कांस्टेंट है तो किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन। किस पे, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ है ही नहीं, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ऐसे सेकंड लॉ था इनका, किसका, लूप लॉ। लूप लॉ क्या है, क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है ओनली, ओपन सर्किट में तो लगेगा ही नहीं। क्लोज सर्किट में मतलब ये है, जैसे क्लोज सर्किट एक ये और ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ ये कैपिटल R, EMF E, स्मॉल r। तो उन्होंने क्या कहा था सेकंड लॉ में, द सम ऑफ टोटल इन ए क्लोज लूप, द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप, द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इंक्लूडिंग रजिस्टर्स
द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इंक्लूडिंग रजिस्टर्स इक्वल टू 0। तो ये कहा उन्होंने, तो मतलब टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा वी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये किसके लिए, देखो टोटल एनर्जी 0 है तो इसका मतलब क्या है, किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन में बेस्ड है लॉ। तो कुल मिला के केवीएल केसीएल है। अब देखो सिंपल बात यह है कि इसमें थ्योरेटिकल तो इतना ही है, न्यूमेरिकल इसके सॉल्व किए जाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना आराम से, उसमें आ जाएगा पता। तो खैर हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। किसकी तरफ, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ। तो बात करते हैं यहाँ किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीट का मतलब गेहूं, नहीं जी, गेहूं कहाँ है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उन्होंने क्या देखा कि अगर किन्हीं 4 रजिस्टर्स को एक क्वाड्रेंट के शेप में जोड़ दे तो हम एक अननोन रजिस्टर को आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्या अननोन रजिस्टर फाइंड करने का कोई तरीका सीखा अभी तक आपने, ओम्स लॉ सीख लिया, केवीएल सीख लिया, केसीएल सीख लिया, क्या कोई ऐसा रूल था इनमें जहां पे ये बताया गया हो कि अननोन रजिस्टर फाइंड कर सकते हैं। करंट फाइंड करनी तो सबने बता दी, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना सबने बता दिया, क्या अननोन रजिस्टर का किसी ने पूछा, क्या अननोन रजिस्टर नहीं फाइंड किया जा सकता, किया जा सकता है। तो वही इस समस्या को किसने देखा, व्हीटस्टोन साहब ने। और उन्होंने देखा कि यार अननोन रजिस्टर अगर किसी सर्किट में हो तो उसे कैसे पता लगाएंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी सर्किट या एनी कंपोनेंट। तो बिना किसी कंपोनेंट को डिस्टर्ब किए उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे कि उन्होंने अपने एक ब्रिज बनाया, इलेक्ट्रिकल ब्रिज, नदी वाला ब्रिज नहीं, कभी सोचो नदी पे बांध दिया, ऐसा नहीं, एक सर्किट में इलेक्ट्रिकल ब्रिज बनाया वायर की मदद से, और देखा कि अगर ये सर्किट बैलेंस कंडीशन में है तो तुम अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हो। और वो कुछ इस तरह से था, उन्होंने बताया कि मान लो हमने 4 रजिस्टर्स को क्वाड्रेंट शेप में कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कर दिया, यहां हमने कनेक्ट कर दी क्या, बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी है, ईएमएफ ई है, मान लो ये R1 है, या ऐसे करो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। उन्होंने बीच में क्या किया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, एक की लगाई और एक ऐसे। तो उन्होंने कहा कि अगर बीच, ये है वो ब्रिज AB, ये वो ब्रिज था AB। उन्होंने कहा कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो बीच वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर बीच वाले वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हुई तो ये बैलेंस कंडीशन में है ना। तो इसकी बैलेंस कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन ये अपॉन ये R2 अपॉन R1 इक्वल टू ये अपॉन ये R3 अपॉन R4। तो R4 अननोन है तो R4 निकाला जा सकता है कैसे, R1 R3 अपॉन R2, लो भैया ये निकल के आ जाएगा हमारा। है कितना आसान, नहीं तो इतना बढ़िया तरीका दिया व्हीटस्टोन साहब ने कि कुछ नहीं करना यार, अगर तुम्हें अननोन रजिस्टर फाइंड ही करना है तो ये अपॉन ये कर दो, ये अपॉन ये कर दो, लेकिन कंडीशन यार वही है कि ये बैलेंस होना चाहिए। और ये बैलेंस कब होगा, जब बीच वाले वायर में कोई करंट फ्लो ना हो। और ये बीच वाले वायर में करंट फ्लो होगी या ना होगी कैसे पता चला, ये ब्रिज बना के उन्होंने पता लगाया, गैल्वेनोमीटर इस ब्रिज में लगाया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ तो बैलेंस नहीं है, नहीं हुआ तो बैलेंस है। अब इसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर देते हैं ना कि ये कैसे आई बैलेंस कंडीशन। तो मान लो हमने इसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से करंट निकली I, यहाँ कितनी गई I1, यहाँ कितनी गई I2, है ना। अब यहाँ मान लो चली गई कितनी I3, तो यहाँ कितनी जाएगी I1 माइनस I3, ऐसी आ रही है, यहाँ से आ रही है तो जुड़ जाएगी इसमें I2 प्लस I3, इन दोनों ने मिलकर यहाँ क्या बना दी, वापस I पहुँचा दी। तो अब KVL लगा दो, तो लिखेंगे एक्सप्रेशन के लिए EF कह दो, लिखेंगे इन लूप EABE अप्लाई KVL लगाओ, तो इसे चलना स्टार्ट करो तो VE करंट साथ चल रही है प्लस I1 R2 नीचे I प्लस I3 इंटू G गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट है, और ऐसे चलिए करंट अपोजिट, तो माइनस I2 इंटू R1 इक्वल टू VE पे पहुंच गए। V से VE कैंसिल, वहाँ I3 क्या है, यहाँ 0 होगी, I3 तो हमने पहले ही बताया, बैलेंस कंडीशन तभी तो होगी जब I3 0 होगी। तो क्या बचा I1 R2 माइनस I2 R1, तो कुल मिला के I1 R2 इक्वल टू
I2 R1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या बचेगा, R1 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम किस लूप की बात करें, सेकंड लूप की बात करें। इन लूप, कौन सी लूप की बात करें, BAFB, क्या BAFB, इसकी अगर हम बात करें यहाँ तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से चलो A से चलना स्टार्ट करो, VA ऐसे चले, प्लस क्या हो जाएगा R3 ब्रैकेट में I1 माइनस I3 है ना, और यहाँ चलेंगे तो माइनस क्या आएगा R4 ब्रैकेट में I2 प्लस I3 है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा I3 इंटू जी इक्वल टू VA, VA से VA कैंसिल, I3 के वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या मिलेगा R3 I1 और माइनस R4 I2 इक्वल टू 0, या R3 इंटू I1 इक्वल टू R4 इंटू I2, और यहाँ आ जाएगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू R4 अपॉन R3। क्या दोनों इक्वेशन दिख रही है, एक ये वाली एक वो वाली। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे तो क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R4 अपॉन R3। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। लो भाई, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं, और तुम्हें पता ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी सैम्पल पेपर में आया हुआ है CBSE के, पढ़ लेना। और लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स में ये पूरा एक्सप्रेशन ड्राइव करना था बैलेंस कंडीशन के लिए। यार साइंटिस्टों के नाम पे जो चीज़ें वो तो कभी रिमूव होगी नहीं ना, वो तो आनी है। तो कुल मिला के ये था हमारा चैप्टर नंबर पूरा 3 थ्योरेटिकली पूरा कवर कर लिया गया है। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी सजेशन